नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण और वर्णमाला। ठीक है, वर्ण और पूरे वर्णमाला को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले कोई भी कुछ भी हम बोलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? कुछ भी, चाहे जो भी मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, ये क्या है? ये ध्वनि है। ठीक है, ये ध्वनि है। जब इस ध्वनि को हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिपिबद्ध करने का मतलब लिख देते हैं एक प्रतीक के रूप में जब लिख देते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। जब तक आप लिखे नहीं, जब तक आप बोल रहे हैं कोई भी ध्वनि, तब तक वो ध्वनि है। कोई भी आवाज़ निकल रही है तो वो ध्वनि है। जब इसको एक प्रतीक के रूप में, एक चिन्ह के रूप में लिख देंगे तो इसको क्या कहेंगे? तब इसको वर्ण कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण देख लीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण होता है ध्वनि का लिपिबद्ध रूप। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि है। इसी ध्वनि का लिपिबद्ध रूप वर्ण कहलाता है। ठीक है, यही जब ध्वनियाँ हम लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो वर्ण समझ गए होंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला देख लेते हैं। तो वर्णमाला, वर्ण प्लस माला, दो शब्दों के योग से बना है। तो वर्ण तो आप लोग समझ गए, वर्ण का मतलब अक्षर होता है और माला का मतलब होता है समूह। ठीक है, वर्ण का मतलब अक्षर और माला का मतलब समूह। कहने का मतलब अक्षरों का समूह है वर्णमाला, लेकिन सिर्फ अक्षरों का समूह थोड़ी वर्णमाला कहा जाएगा। अक्षरों का समूह तो चाहे जैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे करके लिखेंगे तो वर्णमाला थोड़ी कहेंगे इसको। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का व्यवस्थित समूह। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब तक व्यवस्थित नहीं रखेंगे तो वर्णमाला नहीं कहेंगे, क्योंकि समूह तो हो सकता है जैसे क के बाद च आ गया, प आ गया, तो एक साथ वर्णों को रखने से वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, एक व्यवस्था में है ना, क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रम जैसे क्रम में रखा गया है उस तरह से रहेगा तो इसको वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो वर्णमाला समझ गए होंगे आप लोग। तो वर्णों में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आ जाता है स्वर। स्वर को देख लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। तो ठीक है, ये तो परिभाषा आप लोग पढ़ते चले आए हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं, तो परिभाषा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वरों को देख लेते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या है 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, ये हैं स्वर। ये स्वर हैं और इन स्वरों को दो भागों में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर, इनको दो भागों में बांट दिया गया है स्वरों को। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ।
ह्रस्व में एक मात्रा गिना जाता है, ठीक, एक मात्रा, और दीर्घ में दो मात्रा गिना जाता है। कहने का मतलब ह्रस्व ध्वनियों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, कम समय, और दीर्घ को बोलने में अधिक समय लगता है, ठीक है। दीर्घ को बोलने में अधिक समय, ह्रस्व को बोलने में कम समय। तो ह्रस्व देख लेते हैं किसको किसको बोलने में कम समय लगता है। तो जैसे अ हो गया, अ, छोटी ई, छोटा उ और री, ये हो गए ह्रस्व स्वर, ठीक है। और जो बच रहे हैं सभी दीर्घ स्वर हो गए। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसके बाद ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी क्या हो गए, ये सभी हो गए दीर्घ स्वर। तो स्वरों को तो हम लोग देख लिए। अब दो होते हैं अयोगवाह ध्वनियाँ। तो अयोगवाह को देख लेते हैं। दो होते हैं, क्या होते हैं दो? अयोगवाह। और वो कौन कौन से हैं, कौन वर्ण है? तो चलिए अयोगवाह, अयोगवाह ध्वनियाँ दो हैं, ठीक, अंग और अह, ठीक है। ये दो क्या हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। इसको बोला जाता है अनुस्वार, इसको अनुस्वार के नाम से जानते हैं, इसको विसर्ग के नाम से जानते हैं, ठीक। एक अनुस्वार होता है, एक विसर्ग। अयोगवाह ध्वनियाँ दो हैं, एक तो अनुस्वार हो गया, एक विसर्ग। अयोगवाह इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका योग न तो स्वर के साथ होता है न व्यंजन के साथ, और दोनों प्रयोग दोनों के साथ किए जाते हैं, कभी स्वर के साथ और कभी व्यंजन के साथ, इसलिए इसको अयोगवाह ध्वनि कहा जाता है। अयोगवाह ध्वनियाँ दो हैं, अंग और अह। अंग को कहते हैं अनुस्वार, अह को कहते हैं विसर्ग। तो ये समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं हम लोग व्यंजन वर्णों को देख लेते हैं। व्यंजन ध्वनियों को देख लेते हैं। तो व्यंजन में पहले देखेंगे स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़। ड देखिए ट, ठ, ड, ढ, अड़ में इससे बन जाता है एक वर्ण ड़, और इससे बन जाता है एक वर्ण ढ, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन, ठीक। द्विगुण व्यंजन इन दो को कहा जाता है। इसके बाद त, थ, द, ध, न। इसके बाद प, फ, ब, भ, म, ठीक है। तो इतने सारे वर्ण क्या कहे जाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इतने स्पर्श व्यंजन हो गए। तो क, ख, ग, घ, अंग एक कंठ वर्ण है, कंठ है, ठीक। और च, छ, ज, झ ये है तालव्य। ट, ठ, ड, ढ, अड़ है मूर्धन्य। मूर्धन्य इसको कहते हैं। त,
त थ द ध न इसको कहते हैं दंत्य, ठीक। और प फ ब भ म ये हैं ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक, ये हैं ओष्ठ। और देखिए अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन है य र ल व, ये क्या है, इसको कहते हैं अंतस्थ। ये 4 हैं। इसके बाद आ जाता है स ख श ह, ये 4 वर्ण कहे जाते हैं उष्म। क्या कहे जाते हैं ये चारों? उष्म कहे जाते हैं, ठीक है। और 4 हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर 4 हैं। कौन कौन से हैं? छ, त्र, इज्ञ और स्र, ये संयुक्ताक्षर हैं। इनको संयुक्ताक्षर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दो वर्णों से संयुक्त होकर बने हैं, 2 वर्णों के योग से बने हैं। तो इसमें 2 वर्ण है। कौन कौन वर्ण हैं? देखिए, आधा क प्लस स है, ठीक है। और त्र में आधा त प्लस र, और य में आधा ज प्लस य, और स्र में आधा स प्लस र। तो यही था वर्णमाला, जिसमें हम लोग सभी वर्णों को देख लिए और सभी स्वर और व्यंजन वर्णों को देख लिए। कहने का मतलब सभी वर्णों को देख लिए वर्णमाला में। और स्वर वर्ण को बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। और कैसे लेनी पड़ती है देख लीजिए। जैसे कोई भी स्वर बोल रहे हैं, जैसे अ बोल रहे हैं, अ बोलेंगे तो इसमें कोई वर्ण नहीं आएगा। लेकिन कोई भी व्यंजन वर्ण बोलकर देखिए, जैसे ज, ज बोलिए, देखिए ज बोलेंगे तो ज शुरुआत में तो ज से शुरू कर रहे हैं, लेकिन अ आ रहा है अंत में, ज अ आ रहा है। कहने का मतलब ज प्लस अ, ज तो व्यंजन है प्लस अ स्वर है। कहने का मतलब व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। कोई भी व्यंजन वर्ण बोलेंगे तो उसमें स्वर भी जुड़ा रहेगा, तो बिना स्वर का उच्चारण नहीं होगा व्यंजन वर्णों का।